नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ हो अच्छे हो। तो दोस्तों, आपने पहला वीडियो देख लिया होगा, उसके अंदर राकेश सर आए थे, हम दोनों आए थे, भीम एजुकेशन की टीम आई थी। आपको बताया था अभी किस प्रकार क्लास शुरू होने वाली है। तो इसे पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ आपको लगाना है और हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया बच्चे इससे संतुष्ट है। जब तक बच्चे संतुष्ट नहीं होते, जब तक हमें पढ़ाने का क्या फायदा। लेकिन अभी बात ये नहीं करूंगा कि कितने देखते हैं कितने नहीं। अभी तो देखो, अभी शुरुआत है, ठीक है ना। धीरे धीरे आगे तक जाएंगे हम तो। लेकिन आप हमारे साथ होंगे तो जरूर हम मंजिल को हासिल कर लेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं एक बड़े टॉपिक की। तो आपको राकेश सर ने बता दिया कि विश्व का इतिहास हो, चाहे अपने किसकी बात करते हैं, विश्व इतिहास हो गया, विश्व जियोग्राफी हो गया, जितने भी विश्व के हैं लगभग जुड़े टॉपिक 10वीं के अंदर लग रहे हैं या अपनी 9th के अंदर, 6ठी के अंदर जितने भी हैं वो आपको राकेश सर करवाएंगे, चाहे पृथ्वी की गति हो। और दूसरी बात आपको बता देते हैं, जितना भारत का चाहिए पॉलिटिकल पॉलिटिकल की, तो अभी पॉलिटिकल और इको की बात चल रही थी। सर कह रहे थे भी अभी डिसाइड करेंगे कौन पढ़ेगा कौन नहीं। हो सकता है अभी आपके लिए एक सर और ला के दे आपको पॉलिटिकल का। लेकिन उम्मीद है कि आपको जो भी करवाएंगे एक ऑथेंटिक करवाएंगे और फैक्ट के साथ करवाएंगे, क्योंकि जो भी करवाने जा रहे हैं 6ठी से 8वीं तक छठी से 12वीं तक करवाने जा रहे हैं। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो क्लास अपने 10वीं के अंदर है। कौन सा टॉपिक है? अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद भीम एजुकेशन के साथ। तो जो पहला टॉपिक अपना पहला टॉपिक कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद है वो अपने राकेश सर करवाएंगे। तो उससे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद आपको समझना है दोस्तों, अगर राष्ट्रवाद समझना है प्यारे बच्चों, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद है क्या? क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे। क्योंकि जो भी बात हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए भी उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो चीज है क्या। जब आपको मान लीजिए कोई कहता है रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए आटा कैसे गूंथा जाता है, उसमें पानी कितना डालना चाहिए, उसमें नमक कितना होना चाहिए। अब सीधे बैठ जाए तो राबड़ी बना के छोड़ देंगे। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की। ये राष्ट्रवाद कैसे बना, कहां से आया। तो राष्ट्रवाद के देखो, अपने जितने भी पॉलिटिकल है, जितने भी विद्वान है, तो वो विद्वान क्या कहते हैं कि विद्वानों ने मत रखा जो राष्ट्रवाद है वो अपने यूरोप के अंदर, एक देश है यूरोप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर फ्रांस, तो फ्रांस के अंदर कहते नहीं हुआ था। जो आपको राकेश सर करवाएंगे, जो यूरोप की जो राष्ट्रवाद है उसके अंदर फ्रांस का नाम आएगा। तो फ्रांस के अंदर आपको बता दे दूं कि 1789 के अंदर, ठीक है ना, तो यूरोप के फ्रांस के अंदर 1789 के अंदर राष्ट्रवाद का सबसे पहले शब्द या फिर इसका इस्तेमाल या फिर इसका प्रयोग किया गया, या फिर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ये याद रखना है कि यूरोप जो राष्ट्रवाद का जो सबसे पहले उदय कहाँ हुआ था, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। ये बात आ गई। अब बात आते हैं, हम बात करें राष्ट्रवाद की, भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद की बात करें तो यहाँ 1789 है, लेकिन हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? वेद 4 हैं। आपको पता होना चाहिए कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद और उनके अंदर देखें तो अपने वेदों के अंदर सबसे पहले जो राष्ट्रवाद है उसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये किस प्रकार प्रयोग किया गया? तो राष्ट्रवाद, आपको पता है राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद में आपको देखो, पहले तो एक राज्य होना चाहिए, पूरा देश होना चाहिए। उसमें क्या होगी? जन होगी, जन में लोग होने चाहिए, बिल्कुल थे अपने, चाहे महाजन पद पढ़े या वेदिक काल के पढ़े। उसके बाद क्या होता है? उसमें संप्रभुता होती है, उसमें अपने अलग अलग मतलब अधिकार होते हैं। वही अपने वेदों के अंदर थे, आपने पढ़ा होगा, ऋग्वेद पढ़ा होगा, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो नहीं थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो जातिवाद नहीं था उस समय, जो भी था कर्म के आधार पे था, ठीक है ना, जन्म के आधार पे नहीं था। तो इस प्रकार के जो थे वो राष्ट्रवाद के ही तुलना में आते हैं, क्योंकि उसको राष्ट्रवादी समझा जाता है। अब अपने बात करते हैं मोटी मोटी राजनीति के तौर पे। किसकी? राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं राजनीति की, पॉलिटिकल, उसकी बात करेंगे। भारत का राष्ट्रवाद हमारे जो पूर्णतः सभी लोगों के सामने आया आधुनिक में, उसकी बात करेंगे। और वो कहां से आया? यूरोप और फ्रांस से। कब आया था? यूरोप का महाद्वीप के अंदर फ्रांस जो देश है 1789 के अंदर। ये राकेश सर आपको बता देंगे, इसकी पूरी डिटेल्स में क्या बताऊं, बहुत बड़ा है। चलो ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र में 2 शब्द जुड़े हुए हैं राष्ट्रवाद में, एक आपका है राष्ट्र और एक आपका है वाद। ये आपको याद रखना है। राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब बात करें तो राष्ट्र के अंदर 3 आ जाते हैं। 3 शब्द मुख्यतः निकल के आते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका, वो आता है देश। देश, ठीक है। देश के बाद आता है राज्य। अब देश और राज्य क्या है? और देश और राज्य के बाद आता है राष्ट्र। ये देखो, ये क्या है?
अब देश आगे राज्य है, राष्ट्र आगे। सर ये तो एक ही है, राष्ट्र के अंदर देश है, देश के अंदर ही राज्य है। तो पहले आपको बता देता हूँ कि पहले जो आप पढ़ते हो, अपने जो प्रस्तावना पढ़ते हो, उसके अंदर गणराज्य लिखा है, भारतीय गणराज्य देश है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो उस समय भारत को भी क्या है, एक राज्य कहा जाता था। अभी भी बात करें तो भारत एक राज्य है, जैसे अपने तो राज्य आ गया, ठीक है ना। देश भी कहते हैं, राज्य भी कहते हैं। इसके अंदर आपको पता होगा भी इसको 3 भागों में डिवाइड कैसे किया हमने, क्यों किए? क्योंकि देश का मतलब अगर हमने पॉलिटिकल के हिसाब से सबसे पहले इसमें आएगा कि अपने सबसे पहले इसमें कौन आएगा, सीमा हो जाएगी, या फिर अब मैं बात करता हूं इसमें क्या हो जाएगा, जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा, जन हो गया। अब देश में जन हो गए, लोग हो गए, तो क्या होगी, इसकी सीमा होगी। और सीमा को कहते हैं भूमि। क्या कहते हैं? भूमि। आपको पता होगा कि देश में बात करते हैं भी लोग रहेंगे, लोगों के लिए एक सीमा होगी, भूमि होगी। आपको पता है भी हमारे जैसे बॉर्डर बनी हुई, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं अपने, तो इस प्रकार से ये बॉर्डर बनी हुई। अब अपने बात करने जा रहे हैं राज्य की। क्या है? राज्य में जन रहेंगे, क्या रहेंगे, जन, लोग रहेंगे। फिर इनकी एक भूमि होगी। क्या होगी? भूमि होगी, निश्चित सीमा होगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होगी, संप्रभुता होगी। क्या होगी? संप्रभुता होगी। क्या होगी दोस्तों? संप्रभुता होगी। ये याद रखना है। देश की बात करें तो जन और सीमा। जो अभी आप कहोगे सर हमारे भारत एक देश है, बिल्कुल एक देश है, लेकिन हमारा भारत कैसा है, भारत राष्ट्रवाद है। और हम इसी की बात करने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद उदय नहीं था, जब देश और राज्य थे, जब हमारे जन और भूमि संप्रभुता थी। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद में क्या बदलाव हुआ। सर राष्ट्रवाद के लिए इतने आंदोलन और इतने जो संघर्ष है वो क्यों किए? तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि सबसे पहले देखें जन सभी में महत्वपूर्ण है, भूमि भी महत्वपूर्ण है, और फिर बात देखें हमने संप्रभुता भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अंदर एक और शब्द निकल के आता है दोस्तों, वो अपना है संविधान। क्या आता है? संविधान। ये संविधान क्या है? संविधान का मतलब है जो सम का मतलब होता है, सम से बनता है, आपको पता होगा, इसमें संधि करेंगे, सम प्लस विधान। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको राष्ट्रवाद समझ में आ गया तो सभी कहानी समझ जाओगे। राष्ट्रवाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून, सभी के लिए समान कानून। सभी के लिए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? समान कानून। यानी जब राष्ट्रवाद है, देश समझ के जन और सीमा होगी, भूमि होगी, बिल्कुल आसान सी बात है। राज्य, जन, भूमि, संप्रभुता, ये दोनों को एक साथ ले सकते हो आप। और राष्ट्रवाद का जब भारत में या किसी देश में, किसी राज्य में राष्ट्रवाद का उदय होता है तो आप समझ जाना इसमें लोग भी रहेंगे, एक सीमा होगी, भूमि होगी, और संप्रभुता होगी, भाईचारे से रहेंगे सभी, ठीक है ना। प्रभुता यानी उसमें लोगों की भागीदारी होगी, प्रभुता होगी, और संविधान होगा। संविधान का सम प्लस विधान, सभी के लिए समान कानून होगा। जो भी कार्य करेगा वो कानून के अंदर रहकर करेगा, उनका नियमों का पालन करेगा। ये हो गया राष्ट्रवाद का उद्देश्य। तो मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों कि आपको राष्ट्रवाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई होगी। जो भी आई आपको राखी सर वो पूर्ति कर देंगे। मुझे नहीं लगता अभी आपको ये टॉपिक मुश्किल लगेगा। आजकल सभी बच्चे कहते हैं मुश्किल क्या है, यूरोप और अपने भारत में राष्ट्रवाद बहुत मुश्किल है। नहीं, ये अपना समझ में आ गया। तो सभी बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैंने ये बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहां से आपको सभी बात समझ में आ गई। राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद उदय नहीं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश से 1789 में हुआ था। राजनीति की बात करें उससे पहले वेदों में मिला था, लेकिन अपने किससे लेना है? राष्ट्रवाद से। अगर पूछ लिया जाए अपने राजनीति विज्ञान में कोई टॉपिक आता है, अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रवाद का उदय कहाँ होता है, तो यूरोप के फ्रांस से होता है 1789 में। आपको वेद नहीं लिखना है, लेकिन वेद में जब होता है सबसे पहले ये चला जाता है। चलो ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रवाद का अर्थ समझ गए। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय। बहुत शानदार टॉपिक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण रहेगा वो अपने गांधी जी रहेंगे, क्योंकि गांधी जी ने इसके अंदर, आपको पता होगा कि गांधी जी सबसे पहले कहां से आए थे, कहां गए थे, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी राजनीतिक जो आंदोलन थे या राजनीतिक प्रतिक्रिया वो कैसे करें। ठीक है, तो अपने आज बात करेंगे गांधी जी की राजनीतिक परिचय के बारे में। जो राजनीतिक, जो उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो कार्य किए उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद की हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या था क्या नहीं। तो ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक राष्ट्रवाद का अर्थ नहीं समझोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अब अपने बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले आपको बता दें महत्वपूर्ण बात कहां से शुरू होता है भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि पहले एक बात होती है कि सबसे पहले बात करते हैं जो प्राचीन वेद, जो प्राचीन इतिहास की बात करते हैं अपने, तो उसके अंदर आपको पता है राजा महाराजा थे, बिल्कुल थे राजा महाराजा। लेकिन ये राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? भारत तो तभी भी स्वतंत्र था,
स्वतंत्र था, लेकिन उसी समय क्या था, एक राजा का एक अधिकार था, जो राजा के प्रजा होती है और राजा के अधिकार में चलती, राजा अपने अनुसार से कानून बनाया करते थे, उसके अनुसार लोग। उसके बाद अपने ब्रिटेन की बात करेंगे कि जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम जो अपना क्षेत्र है जिसको ब्रिटेन कहते हैं, वो अपने भारत में कैसे आगमन हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने क्या किया ऐसा जिससे हम उनसे परेशान हो गए, उनके लिए आंदोलन की, ये हम बात करने जा रहे हैं। अब देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं कि औपनिवेशिक। इसके अंदर एक बात आती है औपनिवेशिक, जो अभी मुझे लगता है अभी कर लेनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है औपनिवेशिक। क्योंकि जब औपनिवेशिक का मतलब समझते हो, औपनिवेशिक का मतलब क्या है, इसके अलग अलग अर्थ भी निकाल सकते हो आप, लेकिन इसका मुख्यतः अर्थ क्या है कि जब एक देश जब दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है या फिर अपने अंडर में कर लेता है। अंडर का मतलब जब आपने देखा होगा कि गुलाम बन जाता है, अधिराज्य बन जाता है किसी का, जैसे अपने भारत की बात करें तो ब्रिटेन का अधिराज्य था, औपनिवेशिक था, अपने क्या थे, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजों के गुलाम थे। इसी प्रकार जब एक देश जब दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लेता है उसे क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ये बात होगी। अब औपनिवेशिक हमारा भारत कैसे बना, ठीक है दोस्तों, औपनिवेशिक हमारा भारत कैसे बना, इसके अंदर बात करते हैं कि आज जो क्लास रहेगी वो लगभग राष्ट्रवाद के तौर पर रहेगी, राष्ट्रवाद क्या लेंगे। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी वो बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है, उसके करना बहुत जरूरी है, और जो भी अपने करेंगे एक क्रम के अनुसार करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, औपनिवेशिक बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। औपनिवेशिक की बात करें तो औपनिवेशिक के अंदर आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो हम राष्ट्रवाद के अंदर करने जा रहे हैं, इसके अंदर आपको कम से कम 3 महाद्वीपों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले देखें तो अपने महाद्वीप कितने हैं, 7 है, लेकिन 3 महाद्वीप आपको पता होगा अपने ऐसे गोल मान लेते हैं। इधर कौन सा है, एशिया है, और इधर कौन सा अपने यूरोप है, और इधर कौन सा अपने अफ्रीका है। ये थोड़ा सा डायग्राम है, हो सकता है सही नहीं बना होगा, लेकिन इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब यूरोप कहां पे है, अपने पश्चिम क्षेत्र में, इसलिए कहते हैं जो भी शिक्षा अंग्रेज से हमारे भारत में, इसको पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं क्योंकि ये पश्चिम क्षेत्र की शिक्षा है। तो इस प्रकार यूरोप का एशिया में आगमन हुआ, किस प्रकार हुआ उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं कि एक 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में अपने ब्रिटेन के अंदर, कहां पे, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ दोस्तों, एक जो थी संस्था बनी, या फिर बताऊं आपको कि व्यापार करने के लिए एक संस्था बनी, संगठन बना, ठीक है ना। उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, आईआईसी से ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, कब बनी, 1600 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर बनी थी ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन में बनी थी। इसका ये नहीं कहना ये भारत में बनी थी, ठीक है दोस्तों। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, ठीक है ना, अब वहां से इनको क्यों बनाई, इन्होंने बनाई थी ताकि आपको जो भारत में व्यापार किया जाए, जो यूरोप के अंदर जो कच्चा माल है उसकी कमी है उसको पूरा किया जाए, ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। ये भूमंडलीकृत में भी आपके आएगा। चलो ठीक है, इसकी बात करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब जो अपना रुख है ये कहाँ करते हैं, अपने पूर्व के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले बात आती है भी यूरोप का कौन आया था भारत में, कौन नहीं आया था, इसकी बात हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, आईआईसी नहीं, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हो गई। अब क्या हुआ कि सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता होगा कि वास्को डामा हमारे सर्वप्रथम जो यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे प्रकार के, जो हमारे भारत में आए थे, केरल के तट पे आए थे, जिसका नाम था वास्को डामा, 1492 ईस्वी में आए थे। अगर बात करें सबसे, कोई कहते हैं कोलंबस आया था, कोलंबस बिल्कुल अपने यूरोप से निकला था, कोलंबस भारत की खोज के लिए अपने यूरोप से निकला था, लेकिन जब वो क्या हुआ, इधर मार्ग से क्या हुआ, वो कहां निकल गया, अपने अमेरिका की तरफ चला गया, और उसने कहा भी ये एक भारत है, या ठीक है ना, तो उसके प्रति उन्होंने ये कह दिया। अब इधर क्या हुआ, कोलंबस आता है 1492 में अपने भारत में केरल के तट पर व्यापार करने के लिए। वो जब यहाँ व्यापार करने थे, वो खोज करने के लिए आता है, उसके बाद होगी, ये 1492 की बात कर रहा हूं मैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में अब वहां पे आ गया। इसलिए आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो भारत में आने वाला यूरोपीय यात्री कौन था, तो आपको याद रखना कौन था, वास्को डी गामा, ठीक है, 1492। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई अपने प्यारे बच्चों, कहां पे, इंग्लैंड में होगी, ब्रिटेन में होगी। अब क्या हुआ कि जो इंग्लैंड थे, वो जो ब्रिटेन थे, वो कहां आ गए, अपने भारत में आ गए। भारत में कब आगमन हुआ उनका, यानी ये कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी का कंपनी का आगमन कब हुआ, 1608 में।
अब इधर क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर व्यापार करने के लिए कहा भी ऐसे व्यापार करते हैं, ऐसे नहीं, अपने यहाँ से कच्चा माल लेके जाते हैं ताकि हमको पूरा पूरा फायदा हो, हमारे जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है, उनको कच्चा माल मिले ताकि हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। अब 1608 में कौन आता है? सर हॉकिंस आता है। कौन आता है 1608 में? सर हॉकिंस। सर हॉकिंस, ये सर हॉकिंस अपने आता है औरंगजेब के समय। अब औरंगजेब के समय आ जाता है तो औरंगजेब इसको क्या करता है कि अपने औरंगजेब नहीं, जहांगीर। औरंगजेब तो बाद में आएगा, ठीक है ना, 1700 कुछ में बाद में आएगा। अपने बात करते हैं जहांगीर की। अब जहांगीर होता है यहाँ पे, जो जहांगीर क्या करता है अपने इसको कह देता है भी हाँ व्यापार कर लो। अब व्यापार करने हो जाते हैं, फिर क्या होता है धीरे धीरे क्या होते हैं कि इनके बीच में थोड़ा अनबन भी हो जाता है, कहते हैं भी फिर ये रद्द भी कर देते हैं, फिर ये नाराज हो जाता है, कहते हैं भी नहीं करने देंगे। फिर इन्होंने सबसे पहले अपनी एक व्यापार कोठी स्थापित की। कहां पे? व्यापारी कोठी। व्यापारी कोठी होता है यानी जो फैक्ट्री है या फिर जो अपना अड्डा है वो स्थापित किया। हम कहीं जाते हैं अपना व्यापार करने जाते हैं, सबसे पहले अपनी दुकान खोलते हैं, तो उसी को व्यापारी कोठी कहते थे। व्यापारी कोठी सबसे पहले 1600 अपने व्यापार बात करें, व्यापारी कोठी सबसे पहले सूरत गुजरात में बनाई। और दूसरी बात करें अपने विशाखापट्टनम में अपनी मछलीपट्टनम कहां पे? मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी क्या बनाई? कोठी बनाई, 2 कोठी बनाई। अब बात करते हैं अपने आगे की बात, चलते हैं। चलो ठीक है, कोठियां बना ली, आगे क्या हुआ सर इसके बारे में आप बताएं। तो अब क्या हुआ 1615 की बात करते हैं अपने, कब की बात करते हैं? 1615 में। 1615 में सर ऐसा क्या हुआ, आप हमें कह रहे हैं 1615 की बात करते हैं। 1615 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है सर टॉमस रो। कौन आता है? सर टॉमस रो। अब जो कोठियां बनाई गई, ठीक है, अब सर टॉमस रो क्या करता है, वहां से अपनी मान्यता ले लेता है कि हाँ प्रस्तावित यानी इसको स्वीकृति मिल जाती है भी हाँ ये व्यापार करेंगे। अब यहां तक ये बात छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं भी हाँ सर आगे क्या हुआ। अब हमारा जो भारत है वो औपनिवेशिक कैसे बना, यहां तक बात आ गई आपको समझ को। अब इसमें बात करने हमारे सबसे पहले 1717 ईस्वी की बात, 1717 ईस्वी की बात। और सर 1717 ईस्वी में क्या हुआ? 1717 ईस्वी में अपने फ्रुक्सियर, कौन था? फ्रुक्सियर था। वो क्या था कि हमारे जो भारत जो सम्राट थे उसमें दिल्ली के अंदर बैठे थे उस समय वो, ठीक है ना, फ्रुक्सियर था। अब औरंगजेब के चले जाने के बाद फ्रुक्सियर रहा। फ्रुक्सियर के बाद आपको पता है जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ने लगा था। अब यहाँ फ्रुक्सियर ने क्या किया, मात्र 3000 रुपए, कितने? मात्र 3000 रुपए, जो मात्र 3000 रुपए सालाना था उस पर मात्र 3000 रुपए में उसने फ्रुक्सियर ने ये कह दिया कि आप जो व्यापार करने जा रहे हो ना वो मात्र 3000 रुपए पूरे भारत में कर सकते हो, और वो भी निःशुल्क। यानी मात्र आपको कितने देने पड़ेंगे? मात्र 3000 रुपए सालाना, ठीक है ना, ठीक है, सालाना देना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा भी चलो ठीक है, कर दी आपने मौज, यानी बेटे तुमने तो मौज कर दी, ये बात आ गई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर 3000 रुपए में इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया। अब इधर इधर आपको पता है बंगाल में गए, बंगाल में व्यापार करेंगे तो पूरे भारत का कह दिया, तो अब अंग्रेज कहाँ रुकने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप हमको कहते हैं आप मस्ती करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अपने क्यों रुकेंगे। इसी प्रकार अब यहाँ पे जो अंग्रेज थे, फ्रुक्सियर ने कह दिया 3000 रुपए में आप पूरे वर्ष 3000 रुपए दो और व्यापार करो। अब अंग्रेज अपने बंगाल में चले गए। बंगाल जाने के बाद इन्होंने वहां पे व्यापार किया, मधुर उद्योग वगैरह इस प्रकार के व्यापार किए। व्यापार करने के बाद जब जा रहे थे तो वहां पर एक नाम आता है आपके सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने कहा भी हाँ कहाँ जा रहे हो भाई साहब, कहा भी हम तो व्यापार करने जा रहे हैं। तो भाई जा रहे हो तो भाई टैक्स दो हमें, भाई टैक्स दो हमें। तो उसने अंग्रेज ने कहा भी आप कौन होते हो टैक्स देने में? आपके दिल्ली के सम्राट, अपने भारत के आपके जो सम्राट, अपने भारत के राजा है आपके, उसने हमें 3000 रुपए में सालाने में क्या किया, पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए कह दिया, यानी व्यापार करने के लिए कह दिया। तो सिराजुद्दौला ने कहा भी कौन फ्रुक्सियर, हमारा तो औरंगजेब के बाद हमारा खुद का बंगाल है, हम तो जैसे चाहें वो अपना कानून है यहाँ पे, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। और आपको बात कर दें जब वो व्यापार करने गए थे उस समय उनके साथ एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसका नाम था क्या था, यानी वैसे जिसका नाम क्या था आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा भी देख तू जबरदस्ती मत कर, हमने आपके जो दिल्ली के सुल्तान उनसे मान्यता ले ली है, उनसे जो बात की है वो उस पर ही चलेंगे।
इसने सिराजुद्दौला ने कह, चलो देखते हैं। इसके बीच में एक बात आती है 1757 में, और 1757 में दोस्तों आपको पता है कौन सा युद्ध होता है? आप सभी कमेंट में लिखें कौन सा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? आपका युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। और कौन सा युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध क्या है सर? ये कब हुआ? सभी बच्चे जानते हैं प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1757 में हुआ। क्यों हुआ इसकी बात अपने करने जा रहे हैं। सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा भी नहीं, आपको व्यापार नहीं करना है। फिर दोस्तों एक बात लिखनी है आपको, महत्वपूर्ण, को नोट कर लेना। क्या हुआ कि एक 1757 में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? क्लाइव का युद्ध। कौन सा? अरे सॉरी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 किस चीज के मध्य होता है? रॉबर्ट क्लाइव वैसे हमारे किसके साथ होता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध, ठीक है, बंगाल में। अब होता क्या है कि यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं हारता इससे, लेकिन यहाँ पे जीता था रॉबर्ट क्लाइव। ये सर ये कैसे हुआ? अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, विश्वासी सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। अब मीर जाफर था वो थोड़ा लालची था। अब सिराजुद्दौला का अपने मीर जाफर पर बहुत विश्वास था, भी मीर जाफर है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, मीर जाफर ने क्या किया, ये सोच लिया भी अब मैं यहाँ का राजा बनूंगा, यानी शासक बनूंगा, नवाब कहते थे उस समय। अब रॉबर्ट क्लाइव के पास कितने थे? मुट्ठी भर अंग्रेज थे अपने। अगर सिराजुद्दौला के पास देखें तो इस रॉबर्ट क्लाइव के लगभग अपने 25 गुना सैनिक होंगे, ज्यादा होंगे, 25 से ज्यादा होंगे। लेकिन ये हारा किसे? सर ये हार किसे गए इतनों से? आपको याद होना चाहिए कि अपने वाले ही मरवाते हैं और अपने वाले ही तिरवाते हैं। ये बात हुआ कि मीर जाफर को इसने रॉबर्ट क्लाइव ने कह दिया भी हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे, और सिराजुद्दौला वहां पे हार जाएगा, उसे मार देंगे, अब जो भी होगा। उसके बाद मीर जाफर जी आपको क्या बना देंगे? नवाब बना देंगे। अब इतना तो बहुत, आपको कह दे आपको दुनिया का नवाब बना देंगे, दुनिया का राजा बना देंगे, आप क्या नहीं करोगे? करने वाले कर देते हैं, जिसके मन में स्वाभिमान है वो नहीं करेगा कभी। लेकिन ये मीर जाफर, इसका सेनापति ने क्या किया, इसका रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और सिराजुद्दौला के विपक्ष में हो गया, और यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाता है और जीत कौन जाता है? अपने रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। इसलिए कहते हैं 1757 के बाद हमारा भारत है औपनिवेशिक भारत बन गया था। ये कहानी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, तो याद रखना है प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला का जो विश्वासघाती सेनापति था मीर जाफर था, ठीक है ना। मीर जाफर को फिर इन्होंने क्या किया? नवाब बना दिया। अब मीर जाफर को नवाब बना दिया। अंग्रेज चाहते थे हमारी उंगली पर नचे, हमारी उंगली के अनुसार कार्य करें, लेकिन मीर जाफर ने सोचा भी अब तो मैं नवाब हूं, मेरे अनुसार कार्य करूंगा। अब मीर जाफर ने क्या किया? अंग्रेजों की मनमानी माननी भी छोड़ दी, यानी मैं इनका मानना यानी कहना नहीं मानूंगा। फिर इसका एक और आता है मीर कासिम। कौन आता है? मीर कासिम। इसका चचेरा भाई या इसका भाई होगा, एक जैसा नाम है, मीर कासिम आ गया। अब मीर कासिम में क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को क्या कर दिया? नया नवाब बना दिया। अब मीर जाफर को आया गुस्सा। अब मीर जाफर ने कहा भी ऐसा क्या कर दिया? मीर कासिम कुछ समय के लिए तो इनके साथ काम करने लगा। अब काम करने लगा तो मीर जाफर क्या, अब तो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है ना। अब मीर कासिम भी इनके बारे में बात नहीं मानने लगा। क्या करने लगा? बात नहीं मानने लगा। फिर इन्होंने क्या किया? मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को वापस बना दिया। अब अंग्रेज चाहते थे वो हमारे अनुसार कार्य करें सभी, अगर हम जैसा कहें वैसा करें, क्योंकि तभी तो हम भारत पर अधिकार कर सकते हैं, तभी तो हम व्यापार कर सकते हैं, तभी तो हम भारत को लूट के लेके हम कहा जा सकते हैं? ब्रिटेन जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, मीर कासिम को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मीर जाफर को इसने क्या किया? वापिस राजा बना दिया। मीर कासिम को बना दिया, सॉरी मीर जाफर को, मतलब समझना कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद क्या किया? मीर जाफर को बात के अनुसार, अपने कहे के अनुसार क्या किया? मीर जाफर को राजा बना दिया, नवाब बना दिया। अब मीर जाफर जो नवाब बन गया, कहाँ का? बंगाल का, अवध का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इधर जो है मीर जाफर अपनी मनमानी करने लगा, भी मैं तो नवाब हूँ, मेरे अनुसार कार्य करूंगा। लेकिन ये रॉबर्ट क्लाइव को अच्छा नहीं लगा और उसने क्या किया? इसको पद से हटा दिया। फिर इसने किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया। समझना, यहाँ पे जो बात है बहुत महत्वपूर्ण। फिर मीर कासिम कुछ दिन तो इनके कहने पे काम किया, फिर ये भी मनमानी करने लगा। फिर इन्होंने क्या किया? इसको हटा दिया, इसको वापस बना दिया। किसको? मीर जाफर को। मीर कासिम को आया गुस्सा,
तो मीर कासिम को गुस्सा ये बात समझना, जब अपने को हटा दे दूसरे को रख ले तो अपने मन में ये आता है भी ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो मीर कासिम ने क्या किया, अभी अवध के अंदर अपने को पता होगा अवध लखनऊ इस प्रकार, जैसे अपने मारवाड़ की बात करते हैं, जालौर उदयपुर ये चित्तौड़गढ़ आता है, उसी समय एक अवध था, उस समय अवध को गांव कहा जाता था, शेर की तरह था। अब अवध के अंदर क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो अवध की सबसे ज्यादा सेना अपने इंग्लैंड के अंदर थी, ठीक है ना, भर्ती होती थी। अब अवध की बात करते हैं, अवध से पहले मीर कासिम। अब एक और युद्ध होता है दोस्तों 1764 में, 17 अक्टूबर 1764 में होता है। कब होता है, अक्टूबर 1764 में, अपने कब होता है, 2 अक्टूबर 1764 में, इतना याद रखना। जो भी होगा आपको तारीख बता दी जाएगी, क्योंकि कुछ किताबें एनसीईआरटी में देके आपको बता दी जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में आरबीसी में देखें 1764 में लिखा हुआ है, आपके दिनांक नहीं दी गई। लेकिन अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को क्या नाम देते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। जितना हो सके उतना इसको याद करने की कोशिश करना दोस्तों। ये है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। याद रखना कब होता है, अक्टूबर 1764 में, और किस किस के मध्य होता है, तो आपको पता है भी ये मीर कासिम तो इसके विपक्ष में आ गया। अब यहाँ पे याद रखना, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा। कौन नहीं होगा, रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा। अब कौन होगा उसकी बात हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे होगा हेक्टर मुनरो। कौन आएगा, हेक्टर मुनरो। अब बक्सर का युद्ध दो व्यक्तियों के मध्य होता है। अब आ जाता है अपने हेक्टर मुनरो वैसे किसके मध्य होता है, अपने मीर कासिम के मध्य, मीर कासिम के मध्य। मेरे प्यारे बच्चों, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है जो आप कभी तक करवाए हैं, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा आप समझ नहीं पाओगे कि औपनिवेशिक कैसे था कैसे नहीं था। अब इसमें क्या होता है, युद्ध होता है दोनों सेनाओं के मध्य। अब क्या होता है, यहाँ पे हेक्टर मुनरो जीत जाता है, और हार कौन जाता है, अपने मीर कासिम हार जाता है। और कब की बात है, 1764 की बात है। इसीलिए दिल्ली में उस समय हमारे शाह आलम क्या थे, मुगल सम्राट थे। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों, उसी समय से अगर देखें तो अपना भारत जो गुलाम था, औपनिवेशिक था, वो 1757 में बन गया था। लेकिन यहाँ पे 1757 में भारत ने, जो भारत पर अंग्रेजों ने क्या किया, जो शासन स्थापित किया था, यानी अपनी कोठियां स्थापित कर दी, अपना अधिकार बना लिया था। लेकिन पूर्णतः अधिकार देखें तो अपने 1764 में उन्होंने क्या किया, भारत को पूर्णतः अधिराज्य अपना गुलाम बना लिया था। उसी समय से कहा जाता है कि भारत पूर्णतः औपनिवेशिक कब बना था, 1764 में बना था। ठीक है, तो जो अवध की सहायता की थी अपने मीर कासिम की, वो किसने की थी, शाह आलम ने की थी। ठीक है ना, तो ये याद रखना दोस्तों। तो मुझे लगता है अभी आज यहीं पे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं राष्ट्रवाद का उद्देश्य। आपको इसीलिए बताया कि औपनिवेशिक क्या है, औपनिवेशिक भारत क्यों बना, इसी प्रकार आपको बताया जाएगा। ये 10वीं क्लास के अंदर आपके नहीं दिया हुआ है, ये क्यों बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब अगली बात हम करेंगे अगली कल क्लास में, उसमें अपने 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी का आगमन होगा उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपको समझना, औपनिवेशिक तक हम बात कर चुके हैं, और राष्ट्रवाद का उद्देश्य इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज वहां पे मनमानी करते थे, अपने टैक्स लगाते थे। ठीक है, जो बेरोजगार थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। ठीक है ना, तो उसके विरोध में क्या हुआ, बहिष्कार करने के लिए लोग इकट्ठे हुए। महात्मा गांधी उनके लिए बहुत बड़ा एक व्यक्ति था जिसने उनका सहयोग किया। और कहने को कुछ भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति जिसको चाहता है उसके बारे में अच्छा कहेगा, जो व्यक्ति जिसके बारे में नहीं चाहता वो बुरा कहेगा। लेकिन जो भी है, अपने भारत के अंदर जितने भी विद्वान थे, जिन्होंने हमारे राष्ट्रवाद के लिए, उद्देश्य के लिए एक संघर्ष किया, वो बहुत महान है, उनको आज भी सैल्यूट करता हूँ। चलो चलते हैं, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।